नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त है हमारे स्पेशल न्यूज बुलेटिन अब की बार किसकी सरकार का, यानी कि चुनावी खबरों का फुल डोज। आज हम बात करेंगे कैसे उत्तर प्रदेश उपचुनाव से पहले फुल फॉर्म में है सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में उन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रोक दी गई है जिन्होंने सरकारी आदेश और रिमाइंडर के बाद भी पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। और इसके बाद 2,44,565 कर्मचारियों की अगस्त महीने की सैलरी उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई। हालांकि अब सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रॉपर्टी देने का ब्यौरा फिलहाल 1 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं बहराइच में बेकाबू आदमखोर भेड़ियों पर काबू पाने के लिए प्रशासन के पास बुलेट चलाने का विकल्प भी होगा। इससे लेकर भी सरकारी आदेश जारी कर दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ आज अखिलेश यादव के गढ़ मैनपुरी में होंगे। यहां करहल विधानसभा में उपचुनाव होना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी आज फिर से बीजेपी की सदस्यता भी लेंगे। पार्टी ने यूपी में 3 करोड़ से अधिक नए सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया है। सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से जुड़ी हुई खबर के साथ। अपनी संपत्ति छिपाने वाले उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 1 महीने की मोहलत मिल गई है। योगी सरकार ने इन कर्मचारियों को इस महीने के एंड तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने का अल्टीमेटम दिया गया। इससे पहले उत्तर प्रदेश के करीब 2.5 लाख कर्मचारियों के अगस्त महीने की सैलरी को रोक दिया गया क्योंकि उन्होंने ब्यौरा नहीं दिया था। उन्होंने यूपी सरकार के आदेश के मुताबिक अपनी संपत्ति का ब्यौरा यूपी सरकार की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया था। यूपी सरकार ने इसके लिए 31 अगस्त की डेडलाइन तय की थी, लेकिन अभी भी करीब 2,44,000 कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार के मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है और इसके बाद उनकी सैलरी रोकने का फैसला लिया गया। लेकिन कुछ ही घंटे के अंदर यूपी सरकार ने कर्मचारियों को 1 महीने की राहत देने का ऐलान भी कर दिया है। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के खिलाफ इतना कड़ा कदम क्यों लिया, आइए आपको बताती हूं। यूपी में कुल 8,46,660 सरकारी कर्मचारी हैं। कितने? 8,46,640 कर्मचारियों की संख्या है। इनमें से 6,02,075 ने ही अपनी संपत्ति बताई है, यानी कि 71% अपनी संपत्ति इस पोर्टल पर पहले ही अपलोड कर चुके हैं। और कितने लोगों ने अपनी संपत्ति अभी तक नहीं बताए? 29% कर्मचारी, यानी कि 2,44,565 कर्मचारियों ने अभी तक अपनी सैलरी नहीं बताई। अपनी सैलरी, माफ कीजिएगा, अपनी संपत्ति, इसमें चल संपत्ति अचल संपत्ति दोनों शामिल है और इसलिए इनकी सैलरी को रोकने का फैसला लिया गया था। लेकिन फिलहाल 1 महीने की म्याद और बढ़ा दी गई है। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं। विशाल, इसका मतलब ये है कि इनकी सैलरी क्या रिलीज कर दी जाएगी? 1 महीने का वक्त क्योंकि और दे दिया गया है। मीनाक्षी, दरअसल योगी सरकार इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार को लेकर के जिस तरीके की शिकायतें आती हैं, जानकारियां आती हैं और सरकार का जो जीरो टॉलरेंस को लेकर के रवैया रहता है, उसी के तहत ये घोषणा की गई थी कि 31 अगस्त तक जो भी सरकारी कर्मचारी जो इस मियाद में आते हैं वो अगर अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे मानव संपदा पोर्टल पर तो उनकी सैलरी को रोक दिया जाएगा। और इसी क्रम में सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया था कि 2,44,000 ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी संख्या 25% से ज्यादा है, इनकी सैलरी रोक दी गई है। लेकिन अब चूंकि सरकार ने थोड़ी व्यवहारिकता दिखाई है, क्योंकि कई सारे कर्मचारी ऐसे एसोसिएशन थे जो कि सरकार के पास पहुंचे थे, मुख्य सचिव का पहुंचे थे और उनका कहना था कि सभी कर्मचारी कर देंगे, बस ये 1 महीने की जो सैलरी रोकी गई है ये अपने आप में लोगों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी करने वाला सबब बन जाएगा। यही वजह है कि सरकार ने इसमें थोड़ी नरमी दिली दिखाई और उसके बाद ये फैसला किया गया है कि 1 महीने की जो मियाद है उसको बढ़ा दिया गया और 1 महीने के बाद भी जो कर्मचारी इस तरीके की घोषणा नहीं करते हैं मानव संपदा पोर्टल पर, उनकी न सिर्फ सैलरी रोकी जाएगी बल्कि आने वाले समय में उनकी जो डीपीसी होती है जिसके आधार पर सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन होता है, उस प्रमोशन को भी रोका जाएगा और आने वाले दिनों में उसको कोई भी नई तैनाती नहीं दी जाएगी। और बल्कि कोशिश सरकार की यह भी होगी कि ऐसे कर्मचारी जो अपनी चल संपत्ति की जानकारी नहीं देंगे उनको डिमोट करने की भी कार्रवाई शुरू की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए विशाल आपका। खबर बहराइच से भी,
योगी का एक्शन बहराइच में भी देखने को मिल रहा है। यहां आदमखोर भेड़ियों का आतंक जल्द खत्म हो सकता है, क्योंकि भेड़ियों के लगातार हमले के बाद योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वन विभाग को आदमखोर भेड़ियों को गोली मारने का अधिकार दे दिया है। हालांकि इसे आखिरी विकल्प के तौर पर रखा गया है। यूपी के मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि अगर भेड़ियों को पकड़ने के सारे विकल्प एग्जॉस्ट हो जाते हैं और वो फिर भी नाकामयाब रहते हैं तो ऐसी सूरत में गोली मारी जा सकती है। कल शाम को सीएम योगी ने भेड़ियों के आतंक पर इमरजेंसी बैठक ली। इसके बाद यह आदेश जारी किया गया। बहराइच में आदमखोरों के हमले जारी हैं। बीती रात भी भेड़िए ने महसी इलाके में एक छोटी बच्ची पर हमला कर उसे घायल कर दिया। फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। बच्चे की उम्र मात्र 5 साल है। योगी सरकार के आदेश में क्या कहा गया है, आइए वो आपको बताती हूँ। सरकार ने भेड़ियों को पकड़ने के लिए बहराइच के अलावा आसपास के जिलों में भी मैन पावर बढ़ाने का फैसला लिया गया है। जरूरत हुई तो भेड़ियों को गोली मारे जाने का भी आदेश दे दिया गया है, लेकिन इसे अंतिम विकल्प के तौर पर रखा गया है। फिलहाल नए उपकरण लगाने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही ये कहा गया है कि अगर वन विभाग पारंपरिक तरीके से आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में नाकामयाब रहती है तो ऐसी सूरत में उन्हें गोली मारी जाएगी। यूपी सरकार के वन विभाग को ये आदेश जारी कर दिया गया है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए जितने संसाधन है उसे बढ़ाया गया है। मैन पावर बढ़ा ली गई है, पिंजरे और बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन अभी तक इन भेड़ियों का आतंक पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाया है। और अगर आगे भी यही सूरत रहती है, इस तरीके के घटनाएं और पुनरावृत्ति इनकी होती है, बच्चों पर हमले होते हैं, तो ऐसी सूरत में गोली मारने का आदेश जारी किया गया है। आखिर योगी सरकार को यह आदेश क्यों जारी करना पड़ा, ये आपको बताती हूँ। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है। यहाँ पर भेड़िए अब तक 10 लोगों की जान ले चुके हैं। इनमें से 9 बच्चे हैं, एक महिला भी इसमें शामिल है। बीती रात भी भेड़ियों ने महसी इलाके में एक 5 साल की बच्ची पर हमला कर दिया। खुशकिस्मती ये रही कि बच्ची के परिवार वाले आसपास ही थे तो उसकी जान बच गई। उसके गले में चोट के निशान है और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है। खाना पानी खा के तक सो गए थे। उसके बाद में आई भेड़िया तो झपट लिया इसको। अम्मा हमारे मच्छरदानी लगा के आराम से सोती थी तो आई वह झपट के चल जैसे हल्ला दंगा मचा भाग ली। अब उसके बाद में पुलिस वाले आए, इसलिए से नहीं सब कार्यकर्ता लोग आए के बस अस्पताल में भर्ती है। तो भेड़िए को ढूंढा नहीं, आप लोगों ने दौड़ाया भेड़िए को? भेड़िए को और लोग से पुलिस वाले सब हार पात में नहर तक ऐसी रखौना तक सब खेदिन है, नहीं दिखाई देना है। तो ये बच्ची दादी के साथ सो रही? हाँ, दादी के साथ में सोती रहा। तो दरवाजा खोल के आया था? दरवाजा नहीं है साहब। बहराइच में आदमखोर भेड़िया अब तक 10 लोगों को अपना निवाला बना चुका है। 40 से ज्यादा लोगों को घायल कर चुका है। मंगलवार देर रात सो रही बच्ची को भेड़िया जंगल में घसीट कर ले गया, उसे मार डाला। बच्ची के घर के अलावा 300 मीटर के दायरे में कुल 3 घरों में सोमवार को भेड़ियों ने टारगेट किया। भेड़िए के हमले से गांव के लोग बहुत दहशत में हैं। ग्रामीण खुद लाठी डंडा हंसिया लेकर खेतों में भेड़ियों की खोज कर रहे हैं ताकि उन्हें पकड़ा जा सके। हमारी बच्चा हमारा सोना चले गया, हमारा हीरा चले गया, हमारे हाथे से हमारा करे फाड़ डाली ना, हमारे हाथे से छीन ले ना। कहाँ पाई भाई अपने बच्चा का? ये बच्चा की ना पाई भाई, बच्चा चले गए। रात पूरी बैठ काटे डारी तरह है। आधे महीना भर होगी, महीना भर पूरी रात का जागी तरह है। तो ये बात जो सोए गए 3 बजे भर है सवेरे, तो बच्चा को अपने खोई दिया, उठा लेगा जानवर, नहीं पावा अपने बच्चा कहाँ। भेड़ियों के लगातार हमले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में है। कल योगी ने पहले अधिकारियों को आदेश जारी कर ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए कहा और फिर बहराइच समेत 11 जिलों के डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की। इसमें 11 जिलों के वन अधिकारी भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार भी इस मीटिंग में शामिल रहे।
योगी किस कदर एक्शन में है, इसका एक और उदाहरण मैं अब आपके सामने रखने जा रही हूं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और इसी सिलसिले में कल वो मुरादाबाद के दौरे पर थे। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव के गढ़ का दौरा करने जा रहे हैं। मैनपुरी के करहल में उपचुनाव होना है। इससे पहले योगी आज करहल में सीएम के इंटर कॉलेज बरनाहल में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उनका लोकार्पण करेंगे। अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों को लोन और छात्रों को टैबलेट के साथ ही स्मार्टफोन का भी वितरण करने जा रहे हैं। करहल विधानसभा सीट अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद बनने के बाद खाली हुई है। ऐसे में सीएम का ये दौरा उपचुनाव को लेकर अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरनाहल में करीब 361 करोड़ रुपए की 379 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आप देखिए, योगी आदित्यनाथ का ये मैनपुरी दौरा बरनाहल में जनसभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है और यहाँ पर उपचुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन और प्रधानमंत्री सूक्ष्म लघु उद्योग योजना के तहत 5 किसानों को 2.07 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद भी करने जा रहे हैं। साथ ही 393 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जाएंगे। करहल विधानसभा सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ ही 3 मंत्रियों को भी इस क्षेत्र में विशेष जिम्मेदारी दी है और इसके पीछे कारण भी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहले ही करहल के 2 दौरे कर चुके हैं और अब आज योगी आदित्यनाथ खुद करहल में मोर्चा संभालने जा रहे हैं। करहल विधानसभा में कास्ट फैक्टर क्या कहता है वो अब आपके सामने रख दें। करहल विधानसभा सीट के जातीय गणित में यादव सबसे मजबूत दिखाई देते हैं। अगर संख्या के लिहाज से देखिए 1,30,000 यादवों की संख्या है। वहीं शाक्य 50,000, ठाकुर 30,000, पाल बघेल 30,000, मुस्लिम आबादी 25,000, बनिया 15,000, ब्राह्मण 20,000, लोधी 20,000 और एससी 20,000। यानी कि अगर आप देखिएगा तो संख्या के लिहाज से यादव सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इसके बाद अगर पीडीएफ फैक्टर को गौर करते हुए इन्हें आप जोड़ ले तो समाजवादी पार्टी की ताकत ज्यादा दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश में ऐसे 10 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनावों में भाजपा को मिली चुनौतियों के बाद पार्टी इन उपचुनावों पर विशेष ध्यान दे रही है। खासतौर पर करहल जैसी सीट जो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत लगा रखी है। सीएम योगी ने 17 अगस्त को अंबेडकर नगर के कठेरी सीट पर दौरा किया। अयोध्या के मिल्कीपुर 18 अगस्त को यानी कि अगले ही दिन पहुंचे। 22 अगस्त को मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र पहुंचे और गाजियाबाद की सदर सीट जहां पर 23 अगस्त को उन्होंने दौरा किया। 27 अगस्त को अब चूंकि मैनपुरी के करहल वो पहले ही वो यहाँ पर दौरा कर चुके हैं, अब ये उनका दूसरा दौरा होने जा रहा है। 28 अगस्त को अलीगढ़ की खैर सीट पर उन्होंने दौरा किया। इसी तरह सीसामऊ और कल कुंदर की सीट पर योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया। सोमवार से भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की भी शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी का सदस्य बनाए जाने के साथ ही सदस्यता अभियान का शुभारंभ हो गया। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी की सदस्यता लेंगे। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मुख्यमंत्री योगी को पार्टी की सदस्यता दिलाने जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ के विश्वेश्वरैया सभागार में सदस्यता अभियान के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ से ज्यादा नए बीजेपी सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अनुसूचित मोर्चा घर घर जाकर 10 लाख नए सदस्य बनाएगा। और आइए अब खबर हरियाणा की, जहां से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के चुनाव साथ मिलकर लड़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा में अचानक सियासी समीकरण बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी वजह है राहुल गांधी ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का समर्थन कर दिया है। कल हरियाणा की लिस्ट को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक हुई। इसमें राहुल गांधी मौजूद थे।
सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान राहुल गांधी ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का समर्थन किया। राहुल गांधी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से कांग्रेस को फायदा होगा, अलग अलग लड़ने से नुकसान होगा। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं का फीडबैक लेने को कहा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मौजूद सभी नेताओं ने राहुल गांधी की राय का समर्थन भी किया। आखिर राहुल गांधी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर उत्साहित क्यों हैं, क्यों इसे समर्थन दे रहे हैं, इसके पीछे जो वजह है वो आपको बताते हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था और इस समझौते के तहत आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र की सीट मिली थी। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता चुनाव हार गए, लेकिन कांग्रेस ने हरियाणा में 5 सीटें जीती थी। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने ऐलान कर दिया था कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। उसके बाद आपने सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपना चुनाव प्रचार शुरू भी कर चुकी थी। अब राहुल गांधी ने अचानक से रुख बदलने का संकेत दिया। आपका ऐलान 90 सीट पर उतारेंगे उम्मीदवार, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस ने अब गठबंधन के लिए अपनी बाहें खोल दी है। कल हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक हुई। उससे पहले आपको ये बता दें कितने नामों पर चर्चा हुई। 49 नामों पर चर्चा हो चुकी है। इनमें से 34 नामों पर मुहर लग चुकी है। 22 जो एमएलएज हैं उन्हें टिकट देने की बात कही गई है। बाकी के नामों को लेकर अभी थोड़ा सा और मंथन बाकी है। विनेश फोगाट को भी टिकट देने पर चर्चा की जा रही है। आज हरियाणा के लिए सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई। प्रदेश समिति की प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से 49 मेंबर्स की सूची प्रस्तुत की गई। उनमें से 34 का क्लियरेंस हो गया, 15 जो है उसको पेंडिंग करके कमेटी को सौंपा जाएगा और इसके अलावा उसमें से जो क्लियर किया गया उसमें से 22 एमएलए के नाम भी क्लियर हो गए। तो कल भी बैठक जारी रहेगी? कल बैठक जारी रहेगी। कल शाम को स्क्रीनिंग की दूसरी जो बाकी की जो सीटें हैं, जो 41 सीटें, उसके बारे में भी चर्चा होगी और उम्मीद है कि परसों तक हमारी सूची जो है मतदाता तक और कार्यकर्ता तक पहुंच जाएगी। हमारी सहयोगी विजयलक्ष्मी दिल्ली से इस खबर पर लाइव जुड़ गई हैं। विजयलक्ष्मी, देखिए मंथन तो किया जा रहा है, लेकिन इसी के बीच में ये जो गठबंधन की बात सामने आ गई है, कितने सीटों पर बंटवारा होगा और क्या आम आदमी पार्टी भी उत्साहित है इस गठबंधन को लेकर? देखिए मीनाक्षी, जो सूत्र बता रहे हैं कि बातचीत जो है वो दोनों पार्टीज में चल रही है और कल राहुल गांधी ने मीटिंग के बीच में ये बात बोली कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी को गठबंधन करना चाहिए और इस गठबंधन से उनको फायदा होगा। तो जब शीर्ष नेतृत्व से ये बात आ जाती है तो कोई इफ एंड बट बचता नहीं है। अब इसके बाद कांग्रेस के नेता जो है फॉर्मली आम आदमी पार्टी से बातचीत करेंगे और अब तक ऐसा नहीं था कि कोई बातचीत नहीं हो रही होगी, बैकडोर बातचीत जरूर हो रही होगी। अब क्योंकि कल कांग्रेस पार्टी ने अपने 34 सीटों पर उम्मीदवार जो है तय कर दिए हैं। किसी की नाम की घोषणा हालांकि कांग्रेस की तरफ से नहीं की गई है। कल देर शाम उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जो है हरियाणा के उम्मीदवारों की जारी कर सकती है और बाकी कल 15 नाम जो है कल, क्योंकि 49 नामों पर कल चर्चा हुई थी, उसमें से 15 नाम पेंडिंग रखे गए और आज शाम को 6 बजे फिर से चर्चा होगी जिसमें कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों को तय करेगी। और शायद लिस्ट को इसीलिए पेंडिंग रखा गया है कि आम आदमी पार्टी से जो है चर्चा हो जाए और बातचीत हो जाए किन सीटों पर अलायंस होना चाहिए, आम आदमी पार्टी का क्या रुख है। शायद उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो अनाउंस करेगी। बहुत शुक्रिया विजयलक्ष्मी आपका पूरी जानकारी के लिए। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी की एक और लिस्ट आ गई है। रविंद्र रैना को नौशेरा सीट से टिकट दिया गया है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना, जो पिछली लिस्ट थी उसमें उनका नाम नहीं था और कईयों को हैरानी भी हो रही थी, लेकिन ये तय था रविंद्र रैना चुनाव जरूर लड़ेंगे। अब जो नई लिस्ट आई है उसमें 6 उम्मीदवारों के नाम हैं। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी की एक और लिस्ट आ चुकी है। उन 6 नामों में से एक नाम रविंद्र रैना का है जो कि नौशेरा से चुनाव लड़ेंगे।
बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की ये चौथी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कुल 6 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर रविंद्र रैना लगातार यहां काम कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें नौशेरा सीट से टिकट दिया गया है। रविंद्र रैना पिछले चुनाव में नौशेरा सीट से ही चुनाव जीते थे। पहली 3 लिस्ट में उनका नाम नहीं आने के बाद से उनके नाम को लेकर एक सस्पेंस बना हुआ था। लोगों में कौतूहल भी था कि जो पिछली बार भी चुनाव जीते, क्या उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। बीजेपी अब तक जम्मू कश्मीर में 51 उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर चुकी है। इनमें से 14 उम्मीदवार कश्मीर के बताए गए हैं। कांग्रेस ने भी इधर जम्मू कश्मीर के लिए अपनी नई लिस्ट जारी कर दी है। ताजा लिस्ट में जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष का भी नाम शामिल है। लेकिन पहले हम आपको बीजेपी की लिस्ट दिखा रहे हैं। ये जो चौथी लिस्ट जारी की गई है, 6 नाम इसमें आप देख सकते हैं। तारिक हमीद, मुमताज खान, भूपेंद्र और इसके अलावा इफ्तिकार अहमद, मोहम्मद शहनवाज चौधरी। अब ये देखिए, ये कांग्रेस की लिस्ट है और ये बीजेपी की लिस्ट है। रविंद्र रैना का नाम नौशेरा से इस वक्त आप देख पा रहे हैं। हमने हाईलाइट करके आपके लिए ये नाम रखा है। अब बात बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम सख्ती की। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। लेकिन इस पर अब सियासत गर्मा गई है। विपक्ष अब सरकार पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुलडोजर एक्शन के बहाने बीजेपी को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी का संविधान विरोधी चेहरा देश के सामने बेनकाब हो चुका है। त्वरित न्याय की आड़ में भय का राज स्थापित करना चाहती है बीजेपी। उन्होंने बुलडोजर नीति पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत किया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर बकायदा पोस्ट किया। भाजपा को असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण करार देते हुए बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी का स्वागत किया। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर ने नागरिक अधिकारों को कुचलकर कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी है। त्वरित न्याय की आड़ में भय का राज स्थापित करने की मंशा से चलाए जा रहे बुलडोजर के पहियों के नीचे अक्सर बहुजनों और गरीबों की ही घर गृहस्थी आती है। हम अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस अति संवेदनशील विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर भाजपा सरकारों के इस लोकतंत्र विरोधी अभियान से नागरिकों की रक्षा करेगा। देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं। लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने डाला है। मायावती ने भी एक पोस्ट डाला। बुलडोजर का भी इस्तेमाल अब सुप्रीम कोर्ट के आने वाले निर्णय के मुताबिक ही होना चाहिए। हालांकि उचित तो यही होगा कि इसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि आपराधिक तत्वों को सख्त कानून के तहत ही इनसे निपटा जा सकता है। दरअसल देश भर में आरोपियों के खिलाफ हो रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बार में वो पूरे देश में गाइडलाइन जारी करेगा। साथ ही इसके लिए मामले से जुड़ी हुई सभी पार्टीज के सुझाव भी शामिल किए जाने की बात कही गई है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी, जब सरकारों की ओर से भी सुझाव भेजे जाएंगे। काशी की ज्ञानवापी को लेकर हेट स्पीच केस में आज बड़े फैसले की घड़ी है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव, एआईएमआईएम चीफ ओवैसी पर एफआईआर दर्ज करने की याचिका पर जिला कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। वाराणसी पर जिला जज विनोद कुमार सिंह की कोर्ट फैसला सुनाएगी। दोनों पक्षों को बहस का मौका दिया जाएगा और इसके बाद कोर्ट फैसला सुना देगी। पूरे मामले में अखिलेश यादव और ओवैसी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए हैं, लेकिन उनका जवाब कोर्ट में दाखिल किया गया है।